हमारे आज के विश्लेषण के लिए जो कहानी है उसका शीर्षक है, और ये उन कहानियों में से है जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि समय और सच आखिर है क्या। हाँ बिल्कुल, ये कहानी डर की जो पारंपरिक सीमाएं हैं उन्हें तोड़कर एक तरह के अस्तित्व के संकट में ले जाती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि ये खत्म होने के बाद असल में शुरू होती है आपके अपने दिमाग में। सही कहा। कहानी का आधार अगर देखें तो मतलब बहुत ही जाना पहचाना सा लगता है। 5 दोस्त हैं, रोहन, अजय, समीर, पूजा और एक कथावाचक। हाँ। कॉलेज के बाद अपनी वो आखिरी यादगार यात्रा पर निकलते हैं। और जाहिर है जगह भी वही चुनते हैं जहाँ से सारी मुसीबतें शुरू होती हैं। हाँ, एक सुनसान पहाड़ी इलाका। बिल्कुल। हमारे पास इस कहानी का पूरा टेक्स्ट है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक ने कैसे कुछ बहुत ही पारंपरिक डरावने विचारों को मिलाकर एक बिल्कुल नया और परेशान करने वाला अनुभव तैयार किया है। हाँ, हमारा मिशन यही देखना होगा कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली यात्रा धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक जाल में बदल जाती है। सही। और किरदार सिर्फ किसी भूत से नहीं बल्कि समय और हकीकत के नियमों से लड़ने लगते हैं। चलिए तो फिर इस अजीबोगरीब लूप होल की गहराइयों में उतरते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक परफेक्ट हॉरर सेटअप के साथ। 5 दोस्त, एक सुनसान रास्ता और सबसे जरूरी बात, उस इलाके में कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है। हाँ। ये पढ़ते ही लगता है कि लेखक ने जानबूझकर मदद के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये एक सोचा समझा साहित्यिक उपकरण है। बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ देना किरदारों को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर कर देता है। अच्छा। उनका जो आत्मविश्वास है, जो उनकी टेक्नोलॉजी और शहरी जीवन से आता है, वो अचानक छीन लिया जाता है। मतलब अब सिर्फ 5 इंसान हैं, एक अनजान जगह पर और पूरी तरह से अकेले। और इसी अकेलेपन में उन्हें मिलती है पहली चेतावनी। हाँ, वो क्लासिक चेतावनी। स्थानीय लोग उन्हें एक खास रास्ते पर जाने से मना करते हैं। वो कहते हैं उस रास्ते से मत जाना, रात के बाद कोई लौटकर नहीं आया। और वो हंसकर टाल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ एक सवाल आता है, क्या आज के समय में जहाँ हम इतनी डरावनी फिल्में और कहानियां देख चुके हैं, ये अनसुनी चेतावनी वाला विचार थोड़ा पुराना या प्रिडिक्टेबल नहीं लगता? क्या ये आज भी उतना ही असरदार है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये एक बहुत पुराना ट्रोप है, लेकिन इसकी जो ताकत है वो इसकी भविष्यवाणी में नहीं बल्कि इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव में है। अच्छा, कैसे? ये कहानी की शुरुआत में ही एक तनाव पैदा कर देता है। ये किरदारों के अहंकार और आने वाले खतरे के बीच एक लकीर खींच देता है। मतलब जब वो गांव वालों की बात पर हंसते हैं। हाँ, तो वो सिर्फ एक चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर रहे होते, वो स्थानीय ज्ञान और परंपरा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये तो हम सब करते हैं लेना। बिल्कुल। जब गूगल मैप्स एक रास्ता दिखाता है और कोई स्थानीय कहता है अरे नहीं वहां से मत जाओ, तो हम अक्सर टेक्नोलॉजी पर ही भरोसा करते हैं। सही बात है। कहानी इसी आधुनिक अहंकार पर चोट करती है। मतलब ये चेतावनी उनके चरित्र को भी उजागर करती है। वो खुद को ज्यादा होशियार समझ रहे हैं और यहीं से उनकी गलतियों की शुरुआत होती है। ठीक है, तो कहानी हमें बताती है कि रात के करीब 11 बजे उसी रास्ते पर उनकी कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। और उसमें से कोई गाना नहीं बजता। नहीं, बल्कि एक बहुत ही धीमी सरसराती हुई आवाज आती है, वापस लौट जाओ। उफ। ये बहुत असरदार है क्योंकि रेडियो एक भरोसेमंद चीज है, लेकिन यहाँ वो दुश्मन बन जाता है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो ये थी कि रेडियो बंद करने के बाद भी वही आवाज कार की पिछली सीट से सुनाई देती है। हाँ, अब खतरा बाहर नहीं, उनके साथ कार के अंदर है, उनके अपने स्पेस में। सही कहा। यहाँ डर का स्तर ही बदल जाता है। जब तक खतरा बाहर था वो उससे भाग सकते थे या भागने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन जब आवाज पिछली सीट से आती है तो ये एहसास होता है कि वो जगह नहीं बल्कि वो खुद ही प्रेत बाधित हो चुके हैं। खतरा अब उनसे जुड़ गया है। मतलब अब वो भाग भी जाए तो शायद वो आवाज उनके साथ ही जाएगी। और सिर्फ आवाज ही नहीं, उनकी टेक्नोलॉजी भी उन्हें धोखा देने लगती है। उनका जीपीएस जो उन्हें रास्ता दिखाने वाला था वो भी काम करना बंद कर देता है। हाँ, वो बार बार उन्हें एक ही जगह वापस ले आता है। ये क्लासिक रास्ते का लूप है। लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है? देखिए, रेडियो का खराब होना एक अलौकिक घटना लगती है, लेकिन जीपीएस का लूप में फंसना वो ज्यादा परेशान करने वाला है। क्यों? क्योंकि जीपीएस तर्क पर, विज्ञान पर, सैटेलाइट पर आधारित है। जब वो फेल होता है तो इसका मतलब है कि सिर्फ भूत प्रेत नहीं बल्कि भौतिक विज्ञान के नियम भी टूट रहे हैं। अच्छा। वो अब हमारी दुनिया में नहीं है, वो किसी और के बनाए जाल में किसी और के नियमों के तहत खेल रहे हैं।
उनका नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बिल्कुल। और इसी लूप में फंसे हुए उन्हें सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखती है। जैसे ही कार पास पहुंचती है वो गायब हो जाती है। ये सफेद कपड़ों वाली औरत का प्रतीक तो मतलब दुनिया भर की कहानियों में मिलता है। हाँ, ये बहुत सार्वभौमिक है। पर ये इतना कॉमन क्यों है? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? ये सिर्फ एक डरावनी छवि नहीं है, ये एक बहुत गहरा सांस्कृतिक प्रतीक है। सफेद कपड़ों वाली औरत अक्सर किसी अधूरी ख्वाहिश, धोखे या अन्याय का प्रतीक होती है। वो किसी दुखद घटना की आत्मा होती है जो न्याय मांग रही है। तो जब किरदार उसे देखते हैं, वो सिर्फ एक भूत नहीं देख रहे होते, बल्कि वो एक कहानी का हिस्सा बन रहे होते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी अनसुलझी कहानी का हिस्सा जो अपना बदला या अपना अंत चाहती है। उसका दिखना इस बात की पुष्टि करता है कि उस जगह पर कुछ बहुत गलत हुआ था। और अब ये लोग भी उस गलत का हिस्सा बनने वाले हैं। हाँ। तो अब वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। रास्ता उन्हें कहीं नहीं ले जा रहा और उन्हें समझ आ गया है कि कोई अलौकिक शक्ति उनके पीछे है। और इसी हताशा में उन्हें एक पुराना जर्जर होटल दिखाई देता है, लेकिन यहाँ भी चेतावनी उनका पीछा नहीं छोड़ती। होटल के बोर्ड पर ही लिखा है, यहाँ ठहरना मना है। चेतावनियां अब और ज्यादा सीधी और स्पष्ट होती जा रही हैं। हाँ। पहले गांव वालों ने सांकेतिक रूप से कहा, फिर रेडियो ने फुसफुसाकर कहा, और अब होटल खुद लिखित में उन्हें मना कर रहा है। ये एक तरह की परीक्षा है। हाँ, लेकिन थके हुए और डरे हुए होने के कारण उनके पास तर्क से सोचने की क्षमता ही नहीं बचती। वो सबसे सीधी चेतावनी को भी नजरअंदाज कर देते हैं। और होटल के अंदर का माहौल तो और भी भयानक है। दीवारों पर खरोच के निशान। हाँ। और उन्हें नाखूनों से खरोच कर लिखा एक संदेश मिलता है, मत रुको। ये पढ़ते हुए एहसास होता है कि ये कहानी सिर्फ इन 5 दोस्तों की नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही डरावना विचार है। ये संदेश दिखाता है कि उनसे पहले भी कोई इस जाल में फंसा था। किसी और ने भी ये सब झेला है। हाँ, किसी ने भागने की, दूसरों को चेतावनी देने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। ये इस बात का सबूत है कि ये एक चक्र है, एक ऐसा जाल जो पहले भी कई शिकार बना चुका है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या यहाँ कोई भूत है, बल्कि ये है कि हम इस चक्र के अगले शिकार तो नहीं। और फिर रात 2 बजे डर अपने चरम पर पहुंच जाता है। समीर जोर से चीखते हुए उठता है। जब बाकी लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कांपते हुए कहता है, वो लड़की, वो मेरे पास खड़ी थी और वो कुछ बोल रही थी। हाँ, और वो बोल रही थी, तुम भी यहीं रहोगे। ये कहानी का अहम मोड़ है, टर्निंग पॉइंट। क्यों? अब तक खतरा अस्पष्ट था, वो न सिर्फ डरा रहा था, भटका रहा था, चेतावनी दे रहा था, लेकिन अब उसने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। बिल्कुल, उस लड़की के मुंह से निकले इन शब्दों के साथ उस शक्ति ने सीधे तौर पर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। ये अब सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं है, ये एक सजा है, एक कैद का फरमान है जिससे बचना शायद मुमकिन नहीं है। अब दांव पर सिर्फ उनका डर नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी और शायद उनकी आत्मा भी है। तो सुबह होती है और वो किसी भी तरह वहां से भागना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कहानी का असली मोड़ आता है जो इसे एक सामान्य भूत की कहानी से कहीं ज्यादा बना देता है। हाँ। जब वो बाहर अपनी कार के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी कार पर सालों की धूल जमी हुई है, जैसे वो दशकों से वहीं खड़ी हो। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य है। अब तक जो भी हो रहा था उसे वो वहम या डर का नतीजा मान सकते थे, लेकिन धूल की मोटी परत एक भौतिक सबूत है, एक ठोस अकाट्य प्रमाण। हाँ, कि समय उनके लिए सामान्य रूप से नहीं चल रहा है। एक रात में इतनी धूल नहीं जम सकती। यहाँ से उनका अपनी हकीकत पर से विश्वास पूरी तरह उड़ जाता है। और इसी घबराहट में जब वो जवाब ढूंढने के लिए वापस होटल के अंदर भागते हैं तो उन्हें वो पुराना रजिस्टर मिलता है। और उस रजिस्टर में जो आखिरी एंट्री है वो उन 5 के नाम है। हाँ। लेकिन जो तारीख लिखी है वो है आज से ठीक 10 साल पहले की। और यहाँ कहानी भूत की कहानी से आगे बढ़कर समय के जाल की एक बहुत ही भयानक मनोवैज्ञानिक कहानी बन जाती है। मतलब जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया वो सिर्फ एक रात नहीं थी, किसी तरह उन्होंने समय में 10 साल खो दिए हैं, या शायद वो उसी एक रात को, उसी एक घटना को फिर से जी रहे हैं जो असल में 10 साल पहले हुई थी। ये मोड़ तो पूरी कहानी को और भी ज्यादा भयानक बना देता है। बिल्कुल, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हम यहाँ से निकल पाएंगे, बल्कि ये है कि हम कौन हैं और हम किस समय में हैं। क्या उनकी असलियत ही बदल गई है? हाँ, वो अब हमारे जैसे इंसान नहीं रहे, बल्कि एक कहानी का हिस्सा बन गए हैं। और कहानी का अंत इस उलझन को और भी गहरा कर देता है।
कथावाचक कहता है कि हम 4 लोग किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन रोहन कभी नहीं मिला। उसे उस जगह ने, उस शक्ति ने अपने पास रख लिया। इस तरह का जो अधूरा अंत होता है वो अक्सर सबसे अच्छी डरावनी कहानियों की निशानी होता है। कोई साफ सुथरा समाधान नहीं, बल्कि श्रोता के मन में एक बेचैनी छोड़ देता है और आखिरी लाइन इसे और भी पक्का कर देती है। कहानी कहती है कि आज भी जब उस रास्ते से कोई गुजरता है तो रेडियो पर वही आवाज आती है। लेकिन अब वो फुसफुसाहट बदल गई है। हाँ, अब वो कहती है एक तो रह गया। ये तो बहुत ही परेशान करने वाला अंत है। हाँ, क्योंकि इसका मतलब बहुत साफ है, वो शक्ति या आत्मा वो अभी भी वही है, वो संतुष्ट है। उसने अपना शिकार हासिल कर लिया है, कीमत वसूल कर ली है और शायद अब अगले शिकार का इंतजार कर रही है। ये चक्र खत्म नहीं हुआ है। और रोहन उस कहानी का हिस्सा बन गया है जिसे भविष्य में आने वाले यात्रियों को चेतावनी के तौर पर सुनाया जाएगा। वो खुद एक अनसुनी चेतावनी बन गया है। तो इस कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे जानी पहचानी चेतावनियां, धीरे धीरे बढ़ता हुआ मनोवैज्ञानिक डर और आखिर में समय के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ मिलकर एक यादगार और गहरा डरावना अनुभव बना सकते हैं। ये सिर्फ अचानक से डराने के बारे में नहीं है, ये एक मानसिक आतंक है जो धीरे धीरे आप पर हावी होता है। और इस तरह की कहानियां इसीलिए इतनी असरदार होती हैं क्योंकि ये हमारे कुछ सबसे गहरे और बुनियादी डरों को छूती हैं। जैसे अनजान जगहों पर खो जाने का डर, समय पर से अपना नियंत्रण खो देने का डर, और सबसे बढ़कर ये एहसास कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। हाँ, और जिनके सामने हमारा विज्ञान और तर्क बेबस है। कहानी का हर तत्व, टूटा हुआ जीपीएस, चेतावनी वाला रेडियो, समय का लूप, ये सब हमारे आधुनिक जीवन के नियंत्रण और तर्क पर आधारित विश्वास पर सीधा हमला करता है। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि हमारी बनाई हुई दुनिया कितनी नाजुक है। सही कहा। ये कहानी एक आईना है जो दिखाती है कि जब हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा अहंकार हमें धोखा दे जाते हैं तो हम कितने असहाय हो सकते हैं। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जरूर। कहानी कहती है कि 4 दोस्त बाहर निकल आए, लेकिन क्या वो सच में बाहर आए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर उनका नाम होटल के रजिस्टर में 10 साल पहले से दर्ज था तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो 4 बचे हैं वो भी उसी लूप में फंसे हुए भूत हैं? और शायद उन्हें ये एहसास ही नहीं है। हाँ, शायद उन्हें ये एहसास ही नहीं है कि वो मर चुके हैं और अपनी आखिरी रात को एक अंतिम चक्कर में बार बार जी रहे हैं। या फिर इसका एक और पहलू भी हो सकता है। क्या असली कहानी ये है कि सिर्फ रोहन ही उस जाल से किसी तरह बच निकला, शायद मौत के जरिए मुक्त होकर, और बाकी 4 दोस्त हमेशा के लिए उस मनहूस रात में, उस होटल में, उस रास्ते पर भटकने के लिए रह गए हैं। हाँ, ये सोचते हुए कि वो बच गए हैं।